जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल की मैराथन क्लास। दोस्तों मुझे पता है आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि कब ये क्लास आएगी, तो आज से हमने भूगोल की मैराथन क्लास स्टार्ट की है। दोस्तों 5 या 6 क्लासें मैं मैराथन क्लास दूंगा दोस्तों बोर्ड पर, आप उनको अटेंड कर लेना। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो 5 या 6 क्लास को अटेंड कर लेते तो भी आपकी अच्छी प्रतिशत बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और मैं दावा ठोक कर कहता हूं क्वेश्चन यही से छपने वाले। दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022 में हुई थी, उससे पहले मैंने बोर्ड पर मैराथन क्लास लगाई थी भूगोल की और 100% यही से क्वेश्चन छपे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरे वीडियो देख लेना दोस्तों, पेपर पूरे बोर्ड वाली क्लास से छपा है, ठीक है। और अब की बार ही छपेगा दोस्तों, ठीक है। मेरे पास हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के 25 से भी ज्यादा मॉडल पेपर है, 25 से भी ज्यादा यानी पेपर है दोस्तों, ठीक है, परीक्षा बोर्ड परीक्षा पेपर। तो उसी के अनुसार मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आ रहा हूं। आप सभी नोट करते रहना एक एक प्रश्न को अच्छे से, ठीक है। तो कक्षा 12 भूगोल मैराथन क्लास 2024 पेपर में छपने वाले प्रश्न अब की बार 100 पार। मैं दावा ठोक कर कहता हूं दोस्तों, जो मेरे साथ रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, रेगुलर बने रहते हैं, उनके पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे दोस्तों, ठीक है। और हाँ, अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते तो प्राइस उसकी 50 रुपए है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप सीरीज खरीदना चाहते तो प्राइस 30 रुपए मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ओके। चलो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कितने क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, 29 यानी 29 क्वेश्चन है। पूरा आपका पेपर है दोस्तों, पूरा आपका पेपर है ये। अब इस पेपर के पूरा हल करवाने वाला हूं, पूरे पेपर को सॉल्यूशन करवाने वाला हूं दोस्तों, आप सभी बने रहना लास्ट तक, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त परिभाषा है, यानी ये परिभाषा किसकी है, ये किसने दी थी कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी थी रेटजल ने। किसने दी थी प्यारे मित्रों, आप सभी याद रखना, रेटजल की ये परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? रेटजल की। रेटजल ने परिभाषा दी थी दोस्तों कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब प्रश्न आपको घुमा फिरा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, तो ये आप परिभाषा लिखेंगे। उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि बताइएगा, जैसे एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखो, तो एलएनसी सैंपल ने परिभाषा दी थी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा दी थी एलएनसी सैंपल ने। उसी प्रकार विडाल डिला ब्लास जो भूगोल की परिभाषा देते हैं दोस्तों, भूगोल की क्या देते हैं परिभाषा भूगोल की, कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर निवास करने वाले जीवों के मध्य सांसलिक ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। ये विडाल डिला ब्लास के अनुसार परिभाषा है। तो आप याद रखना, रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, एलएनसी सैंपल के अनुसार परिभाषा, विडाल डिला ब्लास के अनुसार परिभाषा, तीनों आप अच्छे से याद करना, ओके। चलो, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन, देखिएगा जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक है दोस्तों, प्राकृतिक घटक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल, और एक है दोस्तों अभिप्रेरित जिसे हम इंडस्ड घटक कहते हैं। प्राकृतिक नेचुरल में जन्म दर मृत्यु दर आते हैं और इंडस्ट्री में जो है आपको पता होगा प्रवास आता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, आप डायरेक्ट याद कर लेना कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख 3 घटक है, जन्म दर मृत्यु दर और प्रवास। ये याद कर लो डायरेक्ट, जन्म दर मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर मृत्यु दर प्रवास ये क्या है? ये जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख 3 घटक है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? क्या पूछा है? सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश पूछा है कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो अपने भारत के नीचे है श्रीलंका। श्रीलंका है दोस्तों सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? श्रीलंका। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य बताओ, तो राज्य दोस्तों नीचे है, आपको पता है केरल, ठीक है। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य केरल है और देश पूछे तो श्रीलंका करना है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना, पूछा जा सकता है 1 नंबर के अंदर। नेक्स्ट, किस देश में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है? देखिएगा मोस्ट क्वेश्चन है कि किस देश में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है? तो ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान बड़े बड़े जो बाग हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
कोई दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए, कोई भी दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको पता होगा सूती वस्त्र उद्योग, ये भी कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग, ये भी कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, कपास उद्योग, ये आप कोई भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सूती वस्त्र, कोई भी दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम, आप सूती वस्त्र उद्योग लिख सकते हैं, चीनी उद्योग लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपको पता है? प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जैसे 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो जो नहीं है वो तो आपको पता, जो है वो उसको याद कर लो। ठीक है, तो ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद देखो, भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? देखिएगा, भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक, अभी बात की कि भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश जो है वो श्रीलंका है और राज्य जो है वो केरल है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। सर्वाधिक ज्वार उत्पादक राज्य कौन सा है? देखो, ज्वार यानी सर्वाधिक जो ज्वार होती है वो किस राज्य में होती है? तो आप सभी को पता है कि सर्वाधिक जो ज्वार उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हम क्या कर देंगे? महाराष्ट्र हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई थी, सभी को पता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में, यानी 1949 में। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों। इसके बाद देखो, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है दोस्तों। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। बताओ, भारत के यानी उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, और कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। आपको पूछा जाएगा कि दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर बताओ, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान में बताओ, याद कर लेना आप सभी कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को, और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है भिवाड़ी अलवर जिले को। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखो, मानव भूगोल, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस, देखो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में हुई थी? भिलाई, आपको पता, आपने कारखानों का नाम सुना होगा, बोकारो कारखाना, भिलाई कारखाना, राउरकेला कारखाना, इन कारखानों का आपने नाम सुना होगा। तो यहां पर पूछा है, यहां पर क्या पूछा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में हुई? भिलाई, तो छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। बोकारो कारखाने की जो स्थापना है वो झारखंड में हुई थी, रूस के सहयोग से झारखंड में हुई थी बोकारो कारखाना की स्थापना। ठीक है, उसी प्रकार भिलाई जो कारखाना है दोस्तों, भिलाई कारखाना, ये भी रूस के सहयोग से ही, और ये कहां है? छत्तीसगढ़ में, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दुर्गापुर कारखाना कहां है? दुर्गापुर कारखाना वो पश्चिमी बंगाल में दोस्तों, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर कारखाना। इसके अलावा एक और है राउरकेला कारखाना जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद देखो, मानव भूगोल के जनक कौन है? आपको याद रखना है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। अगर आपको पूछा जाए कि मानव भूगोल के जनक कौन है, तो आप लिखेंगे फ्रेडरिक रेडजल। दोस्तों फ्रेडरिक रेडजल, ये रेडजल जी जो है, रेडजल, ये मानव भूगोल के क्या है? जनक हैं। आपको प्रश्न पूछा, घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी यही है दोस्तों, फ्रेडरिक रेडजल। अगर आपको पूछा जाए कि बताओ भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक, तो भूगोल के जनक कौन है बताइएगा दोस्तों? जेम्स रेनेल। ठीक है, और आपको याद रखना है दोस्तों, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरिटोस्थेनीज ने किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय भूगोल के जनक कौन है? तो भारतीय भूगोल के जनक जेम्स रेनेल है, और भूगोल के जनक हिकेटियस है दोस्तों। यहाँ पर जेम्स रेनेल नहीं करना है, ये प्रश्न ध्यान से सुनिएगा आप सभी। देखो मैं प्रश्न वापस बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरिटोस्थेनीज ने किया था, और इरिटोस्थेनीज ग्रीक यूनान का विद्वान था। उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया के अंदर ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्यो प्लस ग्राफोस। ज्यो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। तो भूगोल के जनक कौन हुए? भूगोल के जनक हुए हिकेटियस। कौन हुए? हिकेटियस। उसी प्रकार से भारतीय भूगोल के जनक कौन है? तो भारतीय भूगोल के जनक है जेम्स रेनेल। अगर आपको पूछा जाए कि मानव भूगोल के जनक कौन है, तो मानव भूगोल के जनक है दोस्तों फ्रेडरिक रेडजल। अगर पूछा जाए कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेडजल। तो ये याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे,
कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है। यहां पर पूछा है कि विश्व में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात का मतलब होता है लड़कियों की संख्या कहां ज्यादा है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। और यहाँ पर लिंगानुपात यानी किस देश का सर्वाधिक है, यह हमें पूछा है। तो आपको पता है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों प्रमुख देश में, तो देश में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है लेटविया का। किसका है? लेटविया का। और न्यूनतम लिंगानुपात है संयुक्त अरब अमीरात का। अभी मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि किस महाद्वीप का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो आपको पता याद रखना यूरोप महाद्वीप का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो सर्वाधिक है। और एशिया महाद्वीप का जो लिंगानुपात है वो न्यूनतम है। अगर आपको देशों में पूछा जाए कि किस देश का लिंगानुपात ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, तो वो है लेटविया। लेटविया का कितना लिंगानुपात है? तो 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है। उसी प्रकार से न्यूनतम लिंगानुपात है संयुक्त अरब अमीरात का, यानी सबसे कम लिंगानुपात है संयुक्त अरब अमीरात का। कितना है? 100 महिलाओं पर 311 पुरुष, बाकी 211 तो कुंवारे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लिंगानुपात, आप याद रखना अच्छे से दोस्तों, भूलना मत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने 12 क्वेश्चन देखे अभी यहां तक है दोस्तों। 12 क्वेश्चन देखे, मैंने फुल एक्सप्लेन आपके सामने किया और इनको आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। और अब की बार भी मैं दावा ठोक कर कहता हूं दोस्तों, क्वेश्चन छपेंगे तो यही से छपेंगे दोस्तों। मैं 5 मैराथन क्लास देने वाला हूं दोस्तों, 5 मैराथन क्लास देने वाला हूं। बोर्ड वाली क्लास आप अटेंड करते रहना और आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। हाँ, आपकी सफलता ही मेरी पहचान है दोस्तों। ठीक है, आप विश्वास कीजिएगा मेरे पर दोस्तों, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। ठीक है, तो ये प्रमुख 12 क्वेश्चन हमने देखे दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रमुख आगे क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 13 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों अच्छे से याद रखना आप सभी। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है कि संसाधनों तक पहुंच को मानव विकास में किस संदर्भ में मापा जाता है। संसाधनों तक पहुंच को मानव विकास के किस संदर्भ में मापा जाता है? तो दोस्तों अमेरिकी डॉलर के रूप में परिभाषित किया जाता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में मापा जाता है दोस्तों। तो आप लिखेंगे कि संसाधनों तक पहुंच को मानव विकास के किस संदर्भ में मापा जाता है, तो अमेरिकी डॉलर के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रकर से क्या से, ट्रकर से क्या से है? ट्रकर से दोस्तों बड़े बड़े जो महानगर होते हैं, बड़े बड़े जो नगर होते हैं, उनके चारों ओर जो की जाने वाली कृषि होती है उसको बोलते हैं ट्रकर से। और ट्रकर से में क्या होता है दोस्तों, यानी ट्रक के माध्यम से जो है फल सब्जियों को जो है बड़े बड़े बाजार, बड़े बड़े जो मंडियां हैं, ठीक है, वहां तक पहुंचाया जाता है ट्रकों में भर के। तो ये कहलाता है दोस्तों ट्रकर से। याद रखना दोस्तों, जो बड़े बड़े महानगर होते हैं उनके चारों ओर की जाने वाली जो कृषि होती है वो ट्रकर से होती है। ठीक है, इसके बाद एक खनन नगर के 2 उदाहरण दीजिए। आपको पता है दोस्तों खनन नगर, ऐसे नगर जो खनन कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं वो खनन नगर कहलाते हैं। और दोस्तों खनन नगर के हम उदाहरण की बात करें तो जैसे रानीगंज हो गया, झारिया हो गया। ठीक है, ये खनन नगरी के उदाहरण है दोस्तों, रानीगंज, झारिया। ठीक है, ये आप झारखंड में धनबाद, ये भी खनन नगर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, रानीगंज, झारिया, धनबाद, ये जो है खनन नगर के कोई महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रौद्योगिकी धुरु का कोई एक उदाहरण दीजिएगा, यानी टेक्नोलॉजी में आप लिख सकते हैं, जैसे लोह इस्पात, इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी धुरु का उदाहरण है लोह इस्पात। ठीक है, इस कोई भी एक उदाहरण देना तो लोह इस्पात आप दे सकते हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? बताओ दोस्तों, भारत में पहली जनगणना कब संपन्न हुई थी? आपको पता है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, इसके बाद 10 के आधार पर जनगणना यानी पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में दोस्तों, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, और याद रखना कि जो भारत में जनगणना है वो 10 वर्ष के अंतराल में होती है। ठीक है, और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.07 करोड़ थी और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। तो इसी तरीके से आपको याद रखते हुए चलना साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बात करते हैं। रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? रानीगंज दोस्तों अभी हमने देखा था कि जो रानीगंज है ये क्या है, खनन नगर के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज, झारिया, धनबाद। तो दोस्तों रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा पश्चिमी बंगाल में स्थित है दोस्तों। कहां स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। आपको याद रखना अच्छे से, पश्चिमी बंगाल में है दोस्तों रानीगंज कोयला क्षेत्र। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम बताओ। देखो दोस्तों सामाजिक भूगोल के प्रमुख 3 उप क्षेत्र पूछे हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, सैन्य भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है। ये इस तरीके से ये क्या है, सामाजिक भूगोल के प्रमुख 3 उप क्षेत्र हैं। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन
से उप क्षेत्र है? मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताओ, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताओ। मानव भूगोल के क्षेत्रों में आप लिख सकते हैं जैसे नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवासीय भूगोल। ये जो है प्रमुख दोस्तों मानव भूगोल के क्या है? क्षेत्र हैं। और मानव भूगोल के उप क्षेत्रों में मैं बात करता हूं दोस्तों, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, ये मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। आपको प्रश्न पूछा जाएगा आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताओ, सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताओ। तो सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों में आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ठीक है, इसके अलावा चिकित्सा भूगोल, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रवास का सामाजिक परिणाम बताइए दोस्तों। प्रवास का सामाजिक परिणाम लिखिए। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रवास से क्या तात्पर्य, प्रवास कहते किसे हैं? प्रवास दोस्तों देखिएगा, एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना, वापस जाना, वो कहलाता है प्रवास, ठीक है। प्रवास को हम प्रवसन भी कह सकते हैं, प्रवास को हम जनसंख्या का स्थानांतरण भी कह सकते हैं। जनसंख्या का स्थानांतरण ही प्रवास कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पर सामाजिक प्रवास की बात हुई कि सामाजिक परिणाम बताओ प्रवास का। आपको ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रवास का आर्थिक परिणाम बताइए। अभी सामाजिक परिणाम की भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आर्थिक परिणाम देख लेते हैं कि प्रवास का आर्थिक परिणाम लिखिए। प्रश्न अगर ऐसे होता कि प्रवास का आर्थिक परिणाम लिखिए तो फिर आप कैसे उत्तर लिखते? दोस्तों प्रवास के आर्थिक परिणाम में आपको लिखना है कि जब प्रवासी जो है अपने गांव को छोड़कर कमाने के लिए, धन कमाने के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाता है, किसी दूसरे राज्य में जाता है, या किसी दूसरे देश में जाता है, कंट्री, ठीक, देश में जाता है या किसी राज्य में जाता है, तो दोस्तों वहां पर क्या है, वो धन कमाता है। उस धन को कमा के दोस्तों अपने परिवार वालों के लिए भेजता है। उसे ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं हुंडी। और उन हुंडियों की सहायता से उनके बच्चों की पढ़ाई होती है और विवाह संबंधी आदि कार्य जो है वो उसमें किए जाते हैं। तो ये है आर्थिक परिणाम, यानी पैसों से संबंधित, ठीक है। प्रवासी इसमें क्या होता है, आर्थिक परिणाम में आप लिख सकते हैं कि प्रवासी जो है वो धन कमाने के लिए अपने घर बार को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है, किसी दूसरे देश राज्य में जाता है और वहां पर धन कमाता है और धन कमा के अपने परिवार वालों को भेजता है। उस धन को ज्योग्राफी की भाषा में हुंडी कहते हैं और उन हुंडियों की सहायता से उनके बच्चों की पढ़ाई होती है और विवाह संबंधी आदि कार्य किए जाते हैं। तो ये है आर्थिक परिणाम। यहां पर क्या पूछा है कि प्रवास का सामाजिक परिणाम लिखिए। अब प्रवास के सामाजिक परिणाम में आप लिख सकते हैं कि जब प्रवासी अपने घर बार को छोड़कर, ठीक है, अपने यानी किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र को अब जाके भी रहता है, उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में या किसी वहां जा रहा है, कमाने के लिए जा रहा है, तो वहां पर दोस्तों अलग अलग तरह यानी भिन्न भिन्न तरह के लोग मिलते हैं उनके साथ, ठीक है। तो उनके यानी आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। जिसे अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश में जा रहा है या किसी दूसरे राज्य में जा रहा है, तो वहां पर भिन्न भिन्न तरह के लोग उनसे मिलेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा। तो दोस्तों वो क्या करेगा, आपको पता है, जितनी भी जो रूढ़िवादी कुरीतियां उस वो भी साक्षर होगा, धीरे धीरे उनकी बातों को समझेगा, सुनेगा, ठीक है। तो जितने भी जो रूढ़िवादी कुरीतियां हैं जैसे बाल विवाह, ऐसी प्रथाओं का क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त होगा। तो ये सामाजिक परिणाम आप लिख सकते हैं दोस्तों अच्छे से, ठीक है। इसके बाद प्रमुख देखो आप देख सकते हैं, ये मैंने 20 तक क्वेश्चन करवा दिए अच्छे से। अब आगे भी आप देख सकते हो। मानव विकास के 3 उपागम बताइएगा। देखो दोस्तों मानव विकास के 3 उपागम पूछे हैं तो आप कोई भी 3 उपागम का नाम लिख सकते हैं। जैसे आय उपागम है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है, कल्याणपरक उपागम है। ये मानव विकास के क्या है, 3 उपागम है दोस्तों, अच्छे से याद रखना। इसके बाद देखो प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन से हैं, मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन अच्छे से कवर करवा दिए दोस्तों। प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या आता है आपको पता होगा, जैसे कृषि कार्य, कृषि है, पशुपालन है, ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है। इसके बाद है मानव बस्ती किसे कहते हैं। मानव बस्ती से क्या तात्पर्य, मानव बस्ती में आप लिख सकते हैं कि एक स्थान जो साधारण रूप से, स्थायी रूप से बसा हुआ हो तथा वहां पर मनुष्य रहता हो, मनुष्य का निवास हो, तो वो मानव बस्ती कहलाती है दोस्तों, ठीक है। मैं फराटेदार तरीके से इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि पता है अपनी क्लास जो है वो धुआंधार तरीके से चलेगी, ठीक है। वैसे मैराथन क्लास का मतलब होता है धीरे धीरे चलो, लेकिन दोस्तों अब फराटेदार क्योंकि टाइम हमारे पास कम है इसीलिए, ठीक है, तो फराटेदार तरीके से चलेंगे दोस्तों। तो देखो बुलेट क्लास मान लीजिएगा आप, मैराथन ना मानकर बुलेट क्लास भी मान सकते हो। तो मानव बस्ती समझ गए ना, मानव बस्ती जहां मनुष्य रहता हो, स्थायी रूप से रहता हो, वो मानव बस्ती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिश्रित कृषि विश्व के किन क्षेत्रों में की जाती है। देखो विश्व के प्रमुख जैसे रूस में की जाती है मिश्रित कृषि, कनाडा में की जाती है, तो रूस कनाडा आप लिख सकते हैं दोस्तों मिश्रित कृषि, ठीक है। चलवासी पशुपालन और व्यापारिक पशुपालन में अंतर लिखिएगा दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलवासी पशुपालन और व्यापारिक पशुपालन में अंतर क्या है। चलवासी पशुचारण में क्या होता है, चलना, एक तरीके से क्या कहते हैं, चलवासी पशुचारण में चलना, यानी जो है प्रवासी होता है
अपने भेड़ बकरियों को यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चराने के लिए एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर ले जाता है, ये चलवासी पशुचारण होता है। चलवासी पशुचारण में जो है वो यानी बाड़ लगाकर पशुओं को नहीं पालते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी चलाते, कहने का मतलब यानी एक चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं, वो चलवासी पशुचारण। जबकि वाणिज्यिक पशुधन पालन या फिर हम कह सकते हैं व्यापारिक जो पशुधन पालन है, इसमें व्यापारिक पशुधन पालन किसे कहेंगे, इसमें जो प्रवासी क्या करता है, पशुओं को जो प्रवासी जो पशुओं को पालने वाला क्या करता है, ठीक है, पशुचारक हम कह सकते हैं, वो अपने पशुओं को यानी बोर्ड यानी बाड़ लगाकर फॉर्म के अंदर पालता है, बाड़ लगाकर पालता है अपने पशुओं को, ठीक है। तो यह है दोस्तों यानी व्यापारिक पशुपालन, ठीक है। उसे जब चाहिए जो है अपने पशुओं को बेची और आराम से पैसे रोकड़े उनके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख आप लिख सकते हैं इनमें अंतर कि जो है व्यापारिक पशुपालन में हम पशुचारक जो है पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान चराने के लिए नहीं ले जाता, वो अपने आसपास के क्षेत्रों में ही यानी पशुओं को चराता है। तो ये है व्यापारिक। तो अंतर पूछा जा सकता है चलवासी पशुचारण और व्यापारिक धन पशुपालन में अंतर क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिएगा। अब देखो भारतीय कृषि की विशेषता क्या है, एक ही खेत में जो है यानी एक साथ अन्य खेती हम कर सकते हैं। दोस्तों एक ही खेत में क्या करते हैं हम, भिन्न भिन्न तरह की जो फसलों को हम बोते हैं एक ही खेत में, ये पहली विशेषता आप लिख सकते हैं। और हमारी जो कृषि है दोस्तों वो मानसून निर्भर है, मानसून निर्भर करती है हमारी कृषि, भारतीय कृषि, ठीक है। दूसरी विशेषता में आप ये लिख सकते हैं। और जो हम कृषि करते हैं वो पुराने तरीके से ही करते हैं, पुराने ढंग से ही करते हैं दोस्तों, ठीक है। कृषि पुराने ढंग से करते हैं हम करते, तो ये प्रमुख विशेषता आपको लिखनी है भारतीय कृषि की, ठीक है। इसके बाद देखो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखेगा। अब जनसंख्या वितरण को कई कारक है, जैसे भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक कारक है, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारक में आप लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे भूमि की आकृति किस प्रकार है, जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, ये प्रमुख दोस्तों। और आर्थिक कारक में जैसे हम बात करते हो, आर्थिक कारक में आपको पता होगा जैसे नगरीकरण है, खनिज, औद्योगिकरण, ये हो गया, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक ये भी दोस्तों जनसंख्या वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में लिखिएगा। अब स्वेज नहर और पनामा नहर किसे कहते हैं, स्वेज नहर की मैं बात करता हूं दोस्तों। स्वेज नहर जो है इसकी लंबाई होती है, इसका निर्माण हुआ था 1869 में। कब हुआ था स्वेज नहर का निर्माण, कब हुआ था 1869 में हुआ था, ठीक है, 1869 में। और बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है स्वेज नहर की, 160 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, और 11-15 मीटर ये गहरी है दोस्तों स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था गमाल अब्दुल नासिर ने। और याद रखना दोस्तों स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और पनामा नहर की लंबाई है 72 किलोमीटर और इसके निर्माण हुआ था अमेरिका में पनामा नहर का, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन भी हो गया स्वेज नहर, पनामा नहर। अब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है कि निम्न को स्पष्ट करें। वैसे ये सभी आपको नोट्स बुक में मिल जाएंगे दोस्तों, मैंने नोट्स बुक में अच्छे से कवर करवा रखे हैं। तो मेरे नोट्स बुक आप खरीदना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं दोस्तों। आपको नोट्स बुक भी मिल जाएगी, सीरीज की प्राइस 30 रुपए, नोट्स बुक की 50 रुपए, ओके। तो व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर देना दोस्तों। इसके बाद देखो पार कैंडियन रेल मार्ग और पार साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में आप क्या जानते हो। तो सबसे पहले मैं पार कैंडियन रेल मार्ग की बात करता हूं। तो पार जो कैंडियन रेल मार्ग है दोस्तों ये कनाडा में है और 7050 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन है दोस्तों, ठीक है। ये पार कैंडियन रेल मार्ग यानी 7050 किलोमीटर ये लंबी रेल लाइन है। आप लिख सकते हैं इसका निर्माण हुआ था 1886 में। कब हुआ था इसका निर्माण, पार कैंडियन रेल मार्ग का निर्माण 1886 में हुआ था। और जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है ये कहां है, तो ये रूस में है दोस्तों, आप लिख सकते हैं रूस में है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों और भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं नोट्स बुक में आपको विस्तार से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोस्तों प्रमुख मोस्ट क्वेश्चन देखे और पूरे पेपर को मैंने आपके सामने सॉल्यूशन किया दोस्तों। मेरे हिसाब से सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आज हमारी मैराथन क्लास फर्स्ट थी, सभी को अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसी प्रकार से 5 क्लासें देने वाला हूं दोस्तों और 100% क्वेश्चन यही से छपने वाले हैं। आप सभी इसी तरीके से बिल्कुल 5 से ज्यादा भी दे सकता हूं दोस्तों अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो, बिल्कुल, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा में अब की बार 100 पार, बिल्कुल भी घबराए नहीं दोस्तों, मेहनत करते रहे और विश्वास करिएगा मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।